चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 5 काव्य खंड में भारत माता, जिसके रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित जो हमारा चैप्टर है यानी भारत माता, इसका हम लोग जो है इस वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों इस चैप्टर से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है उन सभी को जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये वीडियो जो है आपका 2024 बोर्ड के अंतर्गत बनाया जाता है, जो कि आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत माता शीर्षक कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कई तरह से बनता है। कब हुआ था और कहाँ हुआ था जन्म? भाई 1900 ईस्वी को भारत माता के शीर्षक कविता के कवि जो है सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा कौसानी, जो कि उत्तरांचल में पड़ता है, उत्तरांचल में। ठीक है, 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा कौसानी उत्तरांचल में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? 1900 ईस्वी को। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा कौसानी में, जो कि उत्तरांचल में पड़ता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्या है कि पंत जी के माता पिता का नाम क्या था? तो पंत जी यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी, इसको शॉर्ट में जो है पंत जी कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा सुमित्रानंदन पंत। तो पंत जी के माता जी का नाम सरस्वती देवी और पिताजी का नाम थे गंगादत्त पंत। ठीक है, पंत जी के माता की मृत्यु उसके जन्म के कितने घंटे बाद हो गई थी? यानी सुमित्रानंदन पंत जी का जो जन्म हुआ था, उनकी माता की मृत्यु जो है हो गई थी, लेकिन कितने घंटे के बाद? तो 6 घंटे के बाद। जैसे जन्म हुआ तो 6 जन्म के यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी के जन्म के ठीक 6 घंटे बाद जो है उनकी माता यानी सरस्वती देवी का निधन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंत जी का निधन कब हुआ? पंत जी का निधन हुआ था 29 दिसंबर 1977 को। जन्म कब हुए थे भाई? 1600 ईस्वी को। कब हुआ था? 1600 ईस्वी को। यानी और मृत्यु कब हो गया? मृत्यु हो गया 1977 को, है ना। जन्म देखिए, नहीं तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, सॉरी 1900 ईस्वी को जन्म हुआ था, है ना। 1900 ईस्वी को जन्म हुआ। हम भी सोच रहे हैं यार 1900 ईस्वी को इसका जन्म हुआ। मृत्यु कब हुआ? देखिए ध्यान से, मृत्यु कब हुआ था इसका? तो मृत्यु हुआ था 1977 को। यानी टोटल कितना साल जिए ये? तो 77 साल ये जो है जीवन जिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंत जी प्रवृत्ति से कैसे थे? उसकी जो विचार थी वो कैसी थी? तो उनकी विचार जो है वो मानवतावादी विचारधारा के कवि थे, उदार मानवतावादी विचारधारा के कवि थे। साथ साथ उनकी प्रवृत्ति जो रही है वो छायावादी प्रवृत्ति रही है। ठीक है, छायावादी कवि के रूप में माने जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन के रूप में है, वो क्या है हमारे सामने? वो है उनकी पंत जी की यानी पंत जी की काव्य कृतियों का नाम बताइए। तो पंत जी की यानी सुमित्रानंदन पंत जी की काव्य कृतियां हैं, उनमें से एक है, बहुत सारी काव्य कृतियां हैं इन्होंने रची है, उनमें से एक है ग्राम्या, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है ग्राम्या। क्यों भाई? क्योंकि हमारा जो चैप्टर जो लिया गया ये वो भी ग्राम्या से ही लिया गया, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है ग्राम्या। ठीक है, क्यों ग्राम्या फेमस है आपको पता चल गया, क्योंकि ये जो भारत माता शीर्षक लिया गया है ना, जो कविता लिया गया है, वो ग्राम्या ग्रंथ से उठा करके लिया गया है। ठीक है, तो उनकी काव्य कृतियों में एक है ग्राम्या, चिदम्बरा, उसके बाद है स्वर्णधूलि। क्या है? स्वर्णधूलि। फिर है लोकायतन, फिर है युगवाणी, और फिर है उच्छ्वास। ठीक है, इसमें देखिए स्वर्णधूलि, चिदम्बरा और ग्राम्या, ये तीनों तो अक्सर आपको पूछते ही रहेंगे। ठीक है, ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस तीनों को जो है कंफर्म रूप से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, तप संयम कौन समास है? तप और संयम, देखिए बीच में द्वंद्व समास को पकड़ने का जो है तरीका एक मात्र है, वो क्या है कि बीच में हैफन रहेगा। बीच में जो आप दिख रहा है ना हैफन, ये बीच में हैफन रहेगा, बस इसी को आपको पकड़ना है। वो उसको क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। और द्विगुण समास किसको कहेंगे? तो जिसके अक्षर के शुरुआत में क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए। जैसे त्रिलोक, त्रिलोक जैसा है ना, त्रिलोक, तो त्रि जो है क्या है? त्रि यानी 3, तो 3 क्या है? संख्या है ना। तो उसको हम लोग द्विगु समास बोलते हैं, जिसके अक्षर के शुरुआत में, जिस शब्द के शुरुआत में जो है संख्या है, उसको बोलते हैं हम लोग द्विगु समास। ठीक है, लेकिन द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? यानी समानार्थक शब्द, जैसे तप और संयम एक साथ इसको लिखते हैं तो बीच में हैफन है, मतलब ये द्वंद्व समास हमारे पास आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? बोल रहा है करंदन का अर्थ क्या होता है? आपने जैसे कविता में पढ़ा होगा, पंक्ति आता है कि भारत माता जो है रोते हैं यानी बिलखते हैं, ऐसी स्थिति उनकी बन गई है। तो करंदन का अर्थ होता है रोना। ठीक है, उसके बाद है पंत जी ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? अब भाई मिट्टी की प्रतिमा जैसा कौन बन गया है? भारत माता बन गया है, तो भारत माता को कहा है। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई थी? तो बनारस से पाई थी। कहाँ से? बनारस से इन्होंने जो है हाई स्कूल की शिक्षा पाई थी। ठीक है, उसके बाद है पंत जी किसके विरोधी थे? तो अतिवादिका का विरोधी थे। अतिवादिता मतलब समझ रहे हैं ना? अतिवादिता मतलब जो चीज इनको जो है हद से ज्यादा जो है उसमें विश्वास नहीं रखते थे, उसी चीज में। ठीक ना, अतिवादिता में
इनके जो है क्या थे, उनके विरोधी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पंत जी का अंतिम काव्य का नाम बताइए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पंत जी के अंतिम काव्य का नाम। तो इन्होंने जो अंतिम काव्य लिखा था वो लोकायतन लिखा था, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1977 ईस्वी को हुआ और जन्म हुआ था 1900 ईस्वी को, है ना। इतना तो आपको पता होना चाहिए था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। इनकी जो अंतिम काव्य कृति है उसका नाम क्या है? अंतिम, पंत जी के अंतिम काव्य कृति का नाम लोकायतन। पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भाई चिदम्बरा पर। चिदम्बरा इसलिए बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है चिदम्बरा। ठीक है, पंत जी को इसी रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा पर। ठीक है, पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा है? पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा है? तो भारत माता को पंत जी ने प्रवासनी, यानी भारत माता को प्रवासनी कहा है। यानी कि अब प्रवासनी का मतलब होता है अपने ही घर में रह करके प्रवासनी बन जाना, अपने ही घर में रह करके गुलामी करना। भारत माता को उन्होंने ये कहा है। अगला है कवि पंत जी को किसका हरास होते हुए, हरास भी यानी कवि किसका हास, हास मतलब हंसना, राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है। यानी कवि किसको, कवि पंत जी को किसका हास भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है, यानी किसका हंसना भी जो है ऐसा लगता है कि राहु ने उसको ग्रस्त कर लिया है, राहु उसको निगल गया, ऐसे लगता है। तो वो भारत माता का। ठीक है, भारत माता की मुस्कान भी जो है कवि को कैसा दिखाई देता है? तो वो दिखता है उसको भारत माता की राहु ग्रसित उसको जो है दिखता है। क्या भाई? तो राहु ग्रसित उनकी हास्य दिखती है, हंसना भी उसको राहु ग्रसित लगता है। तो किसकी? तो भारत माता की। भारत माता शीर्षक पंत जी के किस काव्य संकलन से ली गई है? भारत माता जो शीर्षक है वो पंत जी के किस काव्य संकलन से ली गई है? तो ग्राम्या से। आपको अभी बताए थे ग्राम्या से ही लिया गया है भारत माता, है ना, चैप्टर। उसके बाद है ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? तो भाई ग्राम्या पे जो है यथार्थवाद का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? यथार्थवाद का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा था? यानी प्रकृति के संबंध में जो जिन्होंने ज्यादा रचनाएं की है, या फिर प्रकृति के बारे में जो है जिन्होंने ज्यादा चीजें बताई है, उनका जो है सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। ठीक है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भाई आपको बताना है इसमें भारत माता के संबंध में क्या सही है, शैलवासिनी या फिर नगरवासिनी या फिर ग्रामवासिनी या विंध्यवासिनी। भाई आपको पता होगा कि भारत माता जो है ग्रामवासिनी है। क्या है? ग्रामवासी, यानी है भारत माता कहाँ पे निवास करती है? गांवों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ऑब्जेक्टिव में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए टोटल इतना ही क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है कि शरतेंदु हासिनी कौन है? शरतेंदु हासिनी यानी जिनकी हास्य भी जो है ऐसे लगता है जैसे राहु ग्रस गया हो, तो किसकी हासिनी है? वो भारत माता की। उसके बाद है गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? भाई गीता प्रकाशनी जो कहा गया वो किसके लिए है? तो भारत माता को। यानी कहता है कि भारत माता गीता प्रकाशनी है, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति ऐसी है जैसे वो अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? अपने ही घर में वो प्रवासिनी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्या क्वेश्चन है? बोल रहे भाई गंगा यमुना को कवि ने किस रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? आपको पता होगा, पहला दूसरा पंक्ति आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया कि भारत माता की दो आंखें बताई है गंगा और यमुना को, और उनकी जो जलधाराएं हैं वो गंगा भारत माता की आंसुओं की तरह उनकी जलधाराएं बह रही है, गंगा और यमुना की। तो गंगा यमुना को कवि ने किस रूप में दर्शाया है, प्रस्तुत किया है? तो भारत माता की दो आंखों के रूप में। और वो भारत माता की दो आंखें जो है अपनी जलधारा की ओर से बह रही है, ऐसे लगता है जैसे भारत माता की आंसुएं बह रही है। उसके बाद है तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों को कैसा चित्रण किया है? दीनता का। तरुतल निवासिनी यानी कि पेड़ की छाया के नीचे वो निवास कर रहे हैं। भाई दीनता के कारण ही तो निवास कर रहे हैं ना। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ होता है शरद ऋतु का चंद्रमा। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरद ऋतु का चंद्रमा। ये टोटल आपका 24 जो है ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से। अगर आपने इतना ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया ना, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, और हर साल इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहते ही हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट सब है आपके लिए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्या है शॉर्ट क्वेश्चन? भारत माता, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या है? भारत माता अपने ही घर में, क्वेश्चन क्या है? भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? सही बात है भाई, भारत माता अपने ही घर में क्यों प्रवासिनी बनी है? प्रवासिनी का मतलब होता है अपने ही घर में रह करके बेघर हो जाना, नौकरी खटना, है ना। तो भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो यहाँ पे कवि देखिए सुमित्रानंदन पंत जी क्या कहते हैं? कहते हैं भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था। भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में क्या कर रखा था? जकड़ रखा था। पराधीनता की बेड़ी में जकड़ी काल कुचक्र में
फंसी विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर हो रहे अत्याचार को देख रही थी। इसलिए कवि ने इस पराधीनता को दर्शाते हुए बताया है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। मतलब कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे कवि जो बताना चाह रहा है वो अपनी भाव को स्पष्ट करना चाह रहा है। क्या भाव को स्पष्ट करना चाह रहा है? वो बोल रहे हैं कि देखिए, भारत जो है वो अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर में जकड़ा था और वो पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, यानी गुलामी की जंजीर में वो जकड़ा हुआ था, लेकिन भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर हो रहे अत्याचार को देख रही थी। चुपचाप अपने पुत्रों पर हो रहे अत्याचार को देख रही थी, उसको कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए कवि ने इस पराधीनता को दर्शाते हुए इस अधीनता जो हमारे अधीन है उसको भी नहीं किया, यानी पराधीनता को दर्शाते हुए भारत माता को अपने ही घर में प्रवासिनी कहा दिया। प्रवासिनी का मतलब सिंपल सा समझिए कि जैसे मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के घर गए, ठीक है, अब वहां पे जब उसके रिश्तेदार के घर गए तो वहां पे अगर मान लीजिए जो आपका रिश्तेदार है वो किसी से झगड़ा कर रहा है तो वहां पे आप झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिश्तेदार जिससे झगड़ा कर रहा है ना तो वो झगड़ा करेगा, लेकिन आप वहां पे क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे उसको, क्योंकि आप वहां पे जो है इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या हो गए, वहां पे प्रवासिनी बने हुए हैं। क्या है वहां पे? प्रवासिनी वहां पे बने हुए हैं, आप आवाज भी वहां पे नहीं उठा सकते, है ना। तो इसलिए उसी तरह से यहां पे बता रहा है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है, जबकि ये तो जो है दूसरे घर गया है वहां पे, तो ये वहां पे प्रवासिनी हुआ, लेकिन भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है, जो कि गलत बताया कवि ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। इसलिए कवि ने क्या कहा, भारत माता को अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है, ऐसा ही कहा। क्या कहा? भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी है? क्योंकि भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था, लेकिन भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर हो रहे अत्याचार को देख रही थी। इसलिए कवि ने इस पराधीनता को दर्शाते हुए बताया कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, भारत माता का हास यानी कि हंसना राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? मतलब वो जो हंसते हैं ऐसा लगता है कि जैसे राहु उसको ग्रस गया है ना। राहु ग्रह होगा, राहु केतु ये सब क्या है, ग्रह है। उसी तरह से राहु, ऐसा लगता है राहु उसको ग्रहण कर लिया, राहु ग्रसित हो गया। वो क्यों लगता है ऐसा दिखाई? तो देखिए ध्यान से, भारत माता के स्वरूप में ग्राम्य शोभा की झलक है। सही बात है, ये भारत माता का जो स्वरूप है उसमें किसकी शोभा का झलक मिलता है? तो ग्राम्य की शोभा का झलक, ग्राम्य यानी कि गांव की शोभा का झलक मिलता है। मुखमंडल पर चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश स्वरूप हंसी है, और मुखड़े पर जो है दिव्य प्रकाश के समान उनका मुखड़े पर जो है हंसी है। लेकिन परतंत्र के कारण, परतंत्र मतलब स्वतंत्र का मतलब होता है एकदम आज़ादी, और परतंत्र का मतलब होता है किसी के गुलामी रहना। तो परतंत्र के कारण वह हंसी की पड़ गई है, मतलब वह हंसी ही पड़ गई है, मतलब हंसी ही पड़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम मजबूरी में एक तरह से हंस रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा को राहु ग्रस लिया हो। अब यहाँ पे चंद्रमा से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे चंद्रमा से तात्पर्य बोल रहा है कि वो दिव्य प्रकाश स्वरूप हंसी, यानी वो भारत माता की चेहरे पर, मुखड़े पर जो दिव्य हंसी थी, वो हंसी ऐसा लगता है जैसे राहु ग्रहण कर लिया है, राहु से ग्रसित कर लिया है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? ठीक है, ध्यान से पढ़िए इसको। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपका आधा आंसर तो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से पहले पढ़ा कीजिए। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन इसको हम लोग देख लिए, भारत का हास यानी भारत माता का जो हास है वो राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? तो आपको पता चलेगा कि स्वरूप यानी कि भारत माता के स्वरूप में ग्राम्य शोभा की झलक मिलती है, गांव की शोभा का झलक मिलता है। मुखमंडल पर चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश स्वरूप हंसी है, लेकिन परतंत्र के कारण वह हंसी पड़ गई है, मतलब वो हंसी की जो है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा को राहु ग्रहण कर लिया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखिए, कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञानमूढ़ क्यों कहता है? यहाँ पे कवि सुमित्रानंदन पंत जी जो है वो भारत माता को कहते हैं आप तो गीता प्रकाशनी है। गीता प्रकाशनी यानी श्रीमद् भगवत गीता, है ना, जो कि सनातन वैदिक धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ में से एक है, गीता भगवत गीता, है ना। तो गीता प्रकाशनी कह रहा है भारत माता आप तो गीता प्रकाशनी है, फिर भी आप ज्ञान मूढ़ हो गई है, यानी ज्ञान तो है आपके पास लेकिन मूर्ख वाला कारोबार कर रहे हैं आप। तो वही बोल रहा है कि भारत माता को जो कि गीता प्रकाशनी है उनको कवि ने ज्ञानमूढ़ क्यों कहा? तो देखिए, पराधीनता के कारण भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है कि यहाँ के लोग खुद दिशाविहीन हो गए हैं।
कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूड क्यों कहता है? क्योंकि पराधीनता के कारण, अंग्रेजों की दासता के कारण लोग यहाँ पे जो है क्या हो चुके हैं, गुलामी में, जंजीरों में जकड़े होने के कारण भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है कि यहाँ के लोग खुद दिशाविहीन हो गए हैं। उनको यही नहीं पता चल रहा है किस दिशा में हम जाएं, उसको ये खुद नहीं पता है हम किस दिशा में जाएं कि हमारा विकास हो सके, उनको ये भी नहीं पता है। तो वही बोल रहे हैं, खुद यहाँ के लोग जो है दिशाविहीन हो गए हैं, दासता के बंधन में बंधकर अपने अस्तित्व को खो दिए हैं। अतः आत्मनिर्भरता, जो आत्मनिर्भरता नाम की चीज होती है, वो आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई है। इसलिए कवि कहता है कि भारत माता गीता प्रकाशनी है, फिर भी आज ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। यानी ज्ञान होते हुए भी आज जो है मूर्ख जैसा व्यवहार कर रही है, कुछ नहीं कर रही है भारत माता, बस चुपचाप अपने संतान पर हो रहे अत्याचार को देख रही है, बस कुछ नहीं कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है? भारत माता कहाँ निवास करती है? और इसका जवाब आपको देना है कमेंट में, भारत माता कहाँ निवास करती है। भाई कैसे जवाब देंगे? तो आपने जो है, अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया ना, तो आप इजली तरीके से बता सकते हैं, और आपने अगर ऑब्जेक्टिव देखा तो आप बता सकते हैं भारत माता कहाँ निवास करती है। हालांकि हाँ, आपको जो है एक अंक में आंसर देना है, एक शब्द में आंसर देना है कि भारत माता कहाँ निवास करती है ना। ऑप्शन है शहरों में, दूसरा ऑप्शन है नगरों में, तीसरा ऑप्शन है वैकुंठ में, और चौथा ऑप्शन है आपका क्षेत्र में, और पांचवा ऑप्शन है, चार ऑप्शन, चौथा ऑप्शन एक तो दे दिया हम आपको गांव में। ठीक है, तो आपको बताना है भारत माता कहाँ निवास करती है, ऑप्शन आपको दे दिए, और ये कमेंट सेक्शन में हमको जवाब चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहेंगे भाई इसका लॉन्ग क्वेश्चन क्या आएगा? तो लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर में जो आपका काव्यखंड में, पूरे काव्यखंड का बात बताते हैं, पूरे काव्यखंड में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, वो एक मात्र चीज आता है, वो क्या आता है? तो कवि का पंक्ति। क्या आता है? कवि का जो पंक्ति है। तो आपको पता होगा कि टोटल 5 पंक्ति है। क्या है? भारत माता में टोटल 5 पंक्ति है, और इस पांचों पंक्ति को अगर आप कवर कर लेते हैं, उसके अर्थ को जान लेते हैं, तो 5 नंबर ये आपका ऐसे ही कवर हो गया। अब बात रहा एक साथ आपको लिखने का, इसमें जो है हो सकता है ऐसे करके सारांश आपको दे दे कि सुमित्रानंदन जी का जीवनी लिखें, ये भी आपको 5 नंबर में आ सकता है। तो अगर आपने देख लिया है ना भारत माता चैप्टर, तो आपको तो ये सब का कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने जो है इस चीज़ को देख लिया होगा, और इस वीडियो में जो आपको हम बताए वो सारा चीज़ कवर हमने करा दिया, यानी क्वेश्चन आपका बस इतना ही है। ठीक है, 2 वीडियो बन चुका है, यानी ये इससे पहले जो है हमने क्या बनाया था, तो इससे पहले का जो था हमारा क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन था, अर्थ था, और उसमें साथ साथ कवि का परिचय भी था, कवि का परिचय यानी सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय भी था, साथ साथ एक्सप्लेनेशन था, एक एक वर्ड का अर्थ था, है ना, हिंदी अर्थ था। तो उन सभी चीज़ों को हमने समझा रखा है, और ये लास्ट वीडियो है भारत माता चैप्टर से क्वेश्चन एंड आंसर का। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।